गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 7 जुलाई के करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं। द हिंदू से इसे कवर किया जाएगा और इसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आपको जो एमसीक्यूज आते हैं उसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिले। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। मार्किंग स्कीम के बारे में आपको पता है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बता देता हूँ, अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स आते हैं तो उसे सेफ जोन माना जाता है, नीचे के जो 2 ब्रैकेट्स हैं इसे डेंजर जोन माना जाता है और आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ऊपर के जोन्स में होना चाहिए। तो आपको अगर मार्क्स नीचे के ब्रैकेट्स में भी आने देन यू हैव टू इम्प्रूव इट ग्रेजुअली ताकि अपर ब्रैकेट्स में सेफ जोन में आपके मार्क्स आ सके। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, रिसेंटली स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक एंड इल्यूसिव प्रिंट्स आर डिस्कवर्ड इन। ये 2 तरीके की बटरफ्लाइज हैं जिसको अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया। पूछा गया कि किस स्टेट से इसको डिस्कवर किया गया। अगर आपको याद हो 5-6 साल पहले भी इस तरीके से एक बटरफ्लाई जो थी उसको पाया गया था और यूपीएससी के अंदर उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अगर कोई भी नई स्पीसीज और या फिर एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर कुछ नई डिस्कवरी हुई है तो पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ पे हुई है। तो अभी इनको कहाँ पे पाया गया, क्या असम में ये मिली है, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इल्यूसिव प्रिंट्स और हेयर स्ट्रीक स्ट्राइप जो है वो मिले हैं। कुछ इस तरीके से दिखती हैं ये स्पीसीज। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कई बार, वो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में पूछा गया। तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड एट, तो पर्टिकुलर कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है? क्या ये उड़ीसा में है, मणिपुर में है, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, एक फॉरेस्ट रेंज है जिसका नाम है दोदामार्ग फॉरेस्ट रेंज, जो कि 29.53 स्क्वायर किलोमीटर की है, महाराष्ट्र के अंदर सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ती है। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ लैंड को तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। कहाँ पे फॉल करती है? महाराष्ट्र के अंदर। न्यूज़ में इसी वजह से थी बिकॉज इस रीजन को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, किसको? दोदामार्ग फॉरेस्ट रेंज के अंदर अराउंड 30 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसे तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व की तरह डिक्लेयर किया गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैप पे भी देख लीजिए कहाँ पे फॉल करता है। सो यहाँ पे इस रीजन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में पूछा गया। एक सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहली कहती है इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आती है। इट इज़ चेयर्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर एंड हैज़ 20 मेंबर्स एंड अ मेंबर सेक्रेटरी। इसके अंदर जो चेयरमैन होते हैं वो एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं और इसके अंदर 20 मेंबर होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी भी होते हैं, हो सकता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अथॉरिटी इज टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द नेशनल एफर्ट इन कंजर्वेशन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। मेन ऑब्जेक्टिव इस अथॉरिटी का, सेंट्रल जू अथॉरिटी का क्या है कि कॉम्प्लीमेंट करे और स्ट्रेंथन करे किसको? जो नेशनल एफर्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए थी बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है किसको? सेंट्रल जू अथॉरिटी को। और इसके अंदर वेरियस जो पर्सनैलिटीज़ होंगी वो वेरियस एक्सपर्ट्स डिफरेंट एरिया से आएंगे, जैसे स्कूल ऑफ प्लानिंग से आएंगे, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से आएंगे और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो होंगे वो भी इसके अंदर होंगे। तो इस पर्टिकुलर अथॉरिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इसी वजह से ये न्यूज़ में थी। अब बात करते हैं कि क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी? यस, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आती है। क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो स्ट्रेंथन करना है नेशनल एफर्ट्स को ताकि रिच बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। क्या इसके जो चेयरमैन होते हैं वो एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं? तो यस, ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है पार्शली, क्योंकि इसको जो हेड करते हैं वो एनवायरमेंट मिनिस्टर ही करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो गलत दिया है। इसके अंदर 10 मेंबर होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। तो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक पर्सनैलिटी के बारे में डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के बारे में पूछा गया। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के बारे में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है डॉक्टर बीसी रॉय सर्व्ड एज अ फिजिशियन एंड अ फ्रीडम फाइटर। तो जो मिस्टर बीसी रॉय हैं वो एक फिजिशियन थे और एक फ्रीडम फाइटर थे, हो सकता है। ही वॉज बोर्न इन पटना बंगाल प्रेसिडेंसी। तो पटना बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश टाइम में थी वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, हो सकता है। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ आर्य समाज, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर क्यों डिस्कस किया गया हमने इस पर्सनैलिटी के बारे में वो भी हम देखेंगे। चलिए देखिए, रिसेंटली जुलाई 1 को हमने नेशनल डॉक्टर्स डे जो था उसको सेलिब्रेट किया था और ये बेसिकली रिकग्नाइज करता है जो डॉक्टर्स हैं उनके इनवैल्यूएबल वर्क को। तो बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करने के लिए ये पर्टिकुलर डे को रिकग्नाइज किया जाता है।
इस डे को ही, जुलाई 1 को ही, जो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय हैं इनका जन्म हुआ था, उनकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरी जो है वो दोनों ही जुलाई 1 को होते हैं और इसी डे को ही हम नेशनल डॉक्टर्स डे की तरीके पे सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर बीसी रॉय के बारे में बात करी जाए तो यस, ही वाज अ फिजिशियन एज वेल एज अ फ्रीडम फाइटर, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। अगर बात करी जाए उनका जन्म कहाँ हुआ था तो यस, पटना बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर उनका जन्म हुआ था एंड ही वॉज अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ ब्राह्मो समाज, तो ब्राह्मो समाज के वो फॉलोअर थे, ना कि आर्य समाज के। तो इसी वजह से हमारा आंसर जो हो जाएगा होगा बी। तो इस तरीके से पर्सनैलिटी रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी आ जाते हैं अगर वो पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं न्यूज़ में अपीयर करती है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 जो कि फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के बारे में पूछा गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द सर्विसेज ऑफ फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हैज़ बीन सस्पेंडेड। तो अभी ये पर्टिकुलर जो ग्रुप था कंट्रोवर्सी में आया था, एफओपी जो है इसको कहाँ पे अभी रिसेंटली सस्पेंड किया गया। सोचिए, क्या कर्नाटका में किया गया है, केरला में, तेलंगाना में या तमिलनाडु में, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, फ्रेंड्स ऑफ पुलिस जो है बेसिकली इट्स अ कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव। तो आपको पता है पुलिस और पीपल के बीच में एक तरीके से काफ़ी गैप होता है, इस गैप को ही ब्रिज करने के लिए ये एक इनिशिएटिव जो है 1993 के अंदर स्टार्ट किया गया था तमिलनाडु के अंदर, और अभी रिसेंटली तमिलनाडु से ही इसको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि जो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस है, ऐसा देखा गया कि एक केस के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बीटअप किया 2 इंडिविजुअल्स को और इसी वजह से कस्टडी के अंदर एलिजिडली उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो वहाँ पे इस पूरी सिचुएशन को इवैल्यूएट किया गया और ये देखा गया कि फ्रेंड्स ऑफ पुलिस जो एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव था जिसको लोगों और पुलिस को पास लाने के लिए, दोनों के जो बीच में एक खाई होती है उसको ब्रिज करने के लिए बनाया गया था, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इवन तो 1993 से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी इसने दिए, लेकिन अभी जो कम्युनिटी पुलिसिंग का इनिशिएटिव था, एक नेगेटिव एग्जाम्पल आने की वजह से इसको सस्पेंड करना सही समझा वहाँ की अथॉरिटीज़ ने। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो मेन्स में भी पूछे जा सकते हैं कि आपको लगता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो अच्छी है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर तमिलनाडु वाला एग्जांपल है वो दे सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपसे इंटरव्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट से आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप तमिलनाडु से हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे पूछा जा सकता है कि फ्रेंड्स ऑफ पुलिस इनिशिएटिव आपके यहाँ पे कैसे काम कर रहा था, आपको लगता है कि क्या ये अच्छा डिसीजन था कि इसको सस्पेंड कर दिया गया या इसे कंटिन्यू रखना चाहिए था। या फिर अगर आप दूसरे स्टेट से भी हैं तो भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि तमिलनाडु में इनिशिएटिव है, आपके स्टेट में क्या ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप तैयारी करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करिए उसको तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को ध्यान में रख के पढ़िए। अगर इस तरीके से तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ाई करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे लेवल पे हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से करेक्ट है। यहाँ पे इंडिया और भूटान रिलेशनशिप के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है उसका जो पूरा का पूरा एटीट्यूड है वो एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है। वो जिसकी भी लैंड होती है, चाहे वो इंडिया हो, दूसरी साइड पे मंगोलिया हो, म्यांमार हो, भूटान हो, नेपाल हो, उनकी लैंड ग्रैबिंग के अंदर कहीं ना कहीं उसका रोल रहता है। और अभी रिसेंटली जो है इसने कुछ ऐसी टेरिटरी भूटान के अंदर भी है जहां पर ये बताया है कि ये जो टेरिटरी है चाइना को बिलोंग करती है। इसी वजह से भूटान न्यूज़ में था और इंडिया भूटान रिलेशन के ऊपर हमने ये क्वेश्चन बनाया। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है, अकॉर्डिंग टू इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1949 भूटान अलाउड इंडिया टू गाइड इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस अफेयर। तो 1949 की जो पॉलिसी थी इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी, उसके हिसाब से भूटान ने इंडिया को कहा था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और डिफेंस अफेयर्स है उसमें आप हमें गाइड करिए। सेकंड देखते हैं, इवन आफ्टर द इंडिया भूटान Friendship Treaty of 2007, India military is virtually responsible for protecting Bhutan from the kind of external threats that the Chinese military poses. अगर हम बात करें कि ट्रीटी ऑफ 2007 की बात करी जाए, उसके बाद भी इंडियन मिलिट्री जो है वो वर्चुअली रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, भूटान को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर किसी भी तरीके का थ्रेट जो है वो चाइनीज़ मिलिट्री उनको देती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, तो जो ट्रीटी हैं इनको आपको मेंस के हिसाब से भी आपको पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन बनाने का रीज़न यही था कि ये 2 ट्रीटीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और चांसेस हो सकते हैं कि इंडिया भूटान रिलेशन के ऊपर, क्योंकि चाइना भी काफ़ी न्यूज़ में है, मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए और इन 2 ट्रीटीज़ का अगर आप मेंशन करते हैं भूटान के साथ हमारे रिलेशन के साथ, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा ज़्यादा सब्सटेंशियल होगा और वहाँ पर मार्क्स मिलने की जो एक आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, देखिए 1949 में इंडिया भूटान का जो रिलेशनशिप थी, जो ट्रीटी साइन हुई थी, उसके अंदर भूटान ने अलाउ कर दिया था इंडिया को कि आप हमारी फॉरेन पॉलिसी को एज वेल एज डिफेंस अफेयर्स को गाइड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, पहली स्टेटमेंट। लेकिन देखिए बाद में जाके ये जो चीज़ें थी ये थोड़ी सीमा डाउन करी गई, क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है कि भूटान जो है पूरे तरीके से इंडिया को सबमिट कर रहा है अपने आप को। तो इनके जो एक रिस्पेक्ट है, इंडिया ने भूटान की जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को थोड़ा सीमा डाउन किया और ये कहा कि ठीक है आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को खुद गाइड करिए, डिफेंस अफेयर्स को भी खुद गाइड करिए, लेकिन जब भी आपको जरूरत होगी तो डेफिनेटली हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी ठीक है। क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने के चांसेस कम है, लेकिन मेंस के हिसाब से इट्स
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो पॉइंट्स हैं, जो 2 ट्रीटीज़ के बारे में बात करी गई, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो जो अभी रीजन न्यूज़ में है वो है साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बेसिकली क्या है, भूटान और चाइना जो है वेरियस डिप्लोमेटिक रिलेशंस यहाँ पे मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन वेस्टर्न रीजन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट्स यहाँ पर भी इस रीजन में भी होते हैं, तो उसको लेकर बातचीत करते रहते हैं। और 2016 तक उनके जो है दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बात हुई है। लेकिन ईस्टर्न रीजन जो है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ फॉल करता है, इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करी जाती है। अभी रिसेंटली साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर, इसी रीजन को लेकर ही चाइना ने कहा है कि ये जो है डिस्प्यूटेड रीजन है, तो ये तभी न्यूज़ में था। ध्यान रखिएगा, भूटान के बारे में भी, साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी पूछा जा सकता है। साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी कंट्री के अंदर लोकेट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। पहली कहती है रेमडेसिविर इज डेवलप टू ट्रीट इबोला एंड रिलेटेड वायरसेस। तो रेमडेसिविर जो मेडिसिन है इबोला के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO द ड्रग हेल्प्स टू प्रिवेंट कोविड-19 वायरल रेप्लिकेशन। तो जो कोविड-19 में वायरल रेप्लिकेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी एज पर WHO रेमडेसिविर जो है ये हेल्प करती है। इंडिया हैज़ बॉट द एंटायर स्टॉक ऑफ रेमडेसिविर फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। इंडिया ने जो इसका पूरा का पूरा स्टॉक है उसको खरीद लिया है अगले 3 महीनों के लिए। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी रिसेंटली CPI मार्क्सिस्ट जो पार्टी थी वो न्यूज़ में थी, क्योंकि उसने गवर्नमेंट को कहा है कि आप जो कंपलसरी लाइसेंसिंग है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनरिक वर्जन ऑफ रेमडेसिविर का जो जेनरिक वर्जन, क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है जेनरिक मेडिसिन के लिए फेमस है, ये कोविड-19 के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन जो है वो यूज़ करी जाती है। तो यहाँ पे कहा है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है वो इशू करो जेनरिक वर्जन ऑफ मेडिसिन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो मेडिसिन है और इसका जेनरिक वर्जन जो है वो अवेलेबल हो। क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने नहीं, US ने पूरा का पूरा 3 महीने का जो स्टॉक है इसका खरीद लिया है। इसी वजह से ये जो मेडिसिन है ना ही इंडिया को अवेलेबल है, ना ही बाकी दूसरी कंट्रीज को जो इसको यूज़ करना चाहते हैं। इबोला के लिए इसको डेवलप किया गया था और ये यहाँ पे देखा गया कि कोविड-19 में भी वायरल रेप्लिकेशन को रोकने के लिए एज पर WHO ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर B। पूरा बैकग्राउंड इसका ध्यान रखिएगा कि हम जो है जेनरिक वर्जन को इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में है। पूछा गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है इट कवर्स 50% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 50% रूरल पॉपुलेशन को कवर किया गया है और 75% अर्बन पॉपुलेशन को कवर किया गया हो सकता है। देन अंत्योदय अन्न योजना विल मेक बेनिफिशियरी टू रिसीव 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स एज पर हाउस होल्ड पर मंथ। तो पर हाउस होल्ड पर मंथ 35 किलो जो है यहाँ पर अनाज दिया जाएगा अंत्योदय अन्न योजना के अंदर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर्स जो थे उनके लिए जो था 5 kg पर पर्सन पर मंथ, ये जो प्रोविजन बनाया गया था, अभी हमने कुछ दिन पहले भी इसको डिस्कस किया था, वो अप्रैल से जून तक के लिए बनाया गया था। हमने देखा था कि हो सकता है जो इसकी टाइमलाइन है वो इंक्रीज करी जाए या नहीं करी जाए। ऑफकोर्स फिर नेक्स्ट ये चीज़ न्यूज़ में आ ही गई थी कि इसे नवंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया। इसी वजह से पूरी न्यूज़ दोबारा से न्यूज़पेपर में अपीयर कर रही थी। फूड ग्रेन जो है अभी स्टेट्स प्रोक्योर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डिमांड जो है वो काफ़ी शार्पली इंक्रीज हो गई है और रिलीफ मेजर्स के लिए भी जो ये प्रोक्योरमेंट है स्टेट्स के द्वारा करी जा रही है, ताकि वो अपने लोगों को कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड कर पाए। अब बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। तो इसके अंदर बात करी जाए रूरल पॉपुलेशन की तो 75% कवरेज है इसके अंदर, अर्बन पॉपुलेशन की तो 50%। ये मैंने रिवर्स कर दिया था, तो इसी वजह से दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अंत्योदय अन्न योजना के अंदर 35 kg फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड पर मंथ दिया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे C हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, इसको आप फर्स्ट ऑप्शन को हटा दीजिएगा। सो C इज द करेक्ट आंसर। लास्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन के अंदर। लास्ट क्वेश्चन पूछता है विच आर्टिकल इट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसके अंदर जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में फोटो भी थी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो साथ साथ चल रहे थे और बताया गया था नीचे हेडिंग के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो वेरियस जो इश्यूज़ हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के उसके कंसर्निंग जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर करें कंसर्निंग एंड पर्टिकुलरली चाइना से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये ड्यूटी बनती है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टाइम टू टाइम जो वेरियस इन्फॉर्मेशन होती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो इश्यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं, उसके कंसर्निंग इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, सोचिए क्या होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, आर्टिकल 78 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि दैट ही और शी शुड फर्निश द इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये मीटिंग है ये हुई थी ऑन द बैकड्रॉप ऑफ
जो टेंशन चल रही थी चाइना के साथ, तो चाइना के साथ हमारे क्राइसिस चल रहे थे, कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, उसके बैकड्रॉप में प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ये एक मीटिंग हुई थी जिसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। रिवीजन को आपको मिस नहीं करना। आप जानते हैं कि प्रिपरेशन के अंदर रिवीजन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको आज लगे कि नहीं ठीक है मैंने 10 क्वेश्चन कर लिया, आई एम टायर्ड नाउ, मैं रिवीजन छोड़ देता हूँ। बिलीव मी, ये 2 मिनट जो आप छोड़ेंगे वो काफ़ी कॉस्टली हो जाएंगे आपके लिए। तो प्लीज़ इसे इन्वेस्ट करिए अपनी प्रिपरेशन के अंदर, और इसके बाद भी जो मल्टीपल रिवीजन है उसको मिस मत करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा था 2 स्पीसीज जो थी आपके बटरफ्लाइज की, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक एंड इल्यूसिव प्रिंस, कहाँ मिली है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ इस तरीके से दिखती हैं ये। देन हमने देखा था टिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व जो है महाराष्ट्र में है, और अभी रिसेंटली इसको डिक्लेयर किया गया है। कहाँ से लैंड लेके? दोदमार्ग फॉरेस्ट रेंज से लैंड लेके, ध्यान रखिएगा ये लोकेशन है इसकी। देन हमने देखा था सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो होते हैं इसके हेड होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी इसके अंदर होते हैं, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका ये है कि स्ट्रेंथन किया जा सके कंजर्वेशन को एंड रिच बायोडाइवर्सिटी को। फिर हमने पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन किया था। डॉक्टर जो बिधान चंद्र रॉय उनके बारे में, एक फिजिशियन थे जो डॉक्टर, नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो इन्हीं की याद में मनाया जाता है यहाँ पे। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो समाज। बोर्न कहाँ हुए थे? पटना, बंगाल प्रेसिडेंसी। इधर हमने देखा था फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के बारे में। बेसिकली एक कम्युनिटी पुलिसिंग का इनिशिएटिव था जो तमिलनाडु में अभी रिसेंटली सस्पेंड किया गया है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि इनकी वजह से, और एलिजिडली कहा जाए इनकी वजह से, एक कस्टडी के अंदर डेथ हो गई। तो ये जो 1993 से एक प्रोग्राम चल रहा था उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। फिर हमने ट्रीटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। इंडिया भूटान के पास एक 1949 की ट्रीटी थी और फिर 2007 की ट्रीटी थी। अभी डिस्कस करने का रीज़न यही है क्योंकि चाइना जो है वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है उसके हिसाब से साक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर भी नज़र बनाए हुए हैं, और इस वजह से भूटान के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देन हमने देखा था रेमडेसिविर मेडिसिन के बारे में, इबोला के लिए बनाई गई थी। यूएस ने इसकी पूरी की पूरे जितना सप्लाई था उसको 3 महीने के लिए पूरा कैप्चर कर लिया है, तभी बाकी कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। जो ड्रग है एज पर WHO कोविड-19 को रेप्लिकेट होने से रोकता है। फिर हमने देखा था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। अगर रूरल पॉपुलेशन की बात करी जाए 75% कवरेज किया जाता है, अर्बन के अंदर 50%, अंत्योदय अन्न योजना के अंदर 35 kg फूड ग्रेन जो है वो दिया जाता है। फिर हमने देखा था कि किस आर्टिकल के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज़ अंडर आर्टिकल 78, क्योंकि रिसेंटली जो चाइना है इसके साथ भी बॉर्डर टेंशन हमारी चल रही थी और कोविड-19 की सिचुएशन भी है, तो ये मीटिंग करी गई, पीएम ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पूरी इन्फॉर्मेशन जो थी यहाँ पे प्रोवाइड कराई। तो हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मॉक टेस्ट है उसको जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आप अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक तरीके से आइडिया लग जाएगा कि आप कितने मार्क्स वहाँ पे स्कोर कर पा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिख दीजिएगा। अगर अपर टू ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स हैं देन कांग्रेचुलेशंस, सेफ जोन में आप। अगर नीचे भी आपके मार्क्स हैं देन ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज इंप्रूव। देख लीजिएगा कि गलती किस तरीके के क्वेश्चंस में हो रही है और उसे इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस